हेलो एवरीवन। आई होप कि आवाज़ सबको आ रहा होगा। अगर आ रहा है तो ज़रा चैट से अ, एक बार क्लियर कर देना। तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे दैट इज़ कॉल्ड लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है दैट इज़ लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन, है ना। एक मिनट। कलर शुड बी, आई थिंक दिस कलर विल बी ओके। लैपलैस ट्रांसफॉर्मेशन। और किसी को दिक्कत हो तो हमको व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकता है कि अगर स्क्रीन नहीं दिख रहा हो या आवाज़ नहीं आ रही हो तो ज़रा एक बार ग्रुप में मैसेज कर सकते हो, हम वहाँ से भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें सबसे पहले जानना जरूरी है कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है। ओके। और देन उसके बाद हम लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। तो देखो ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, तो इसमें एक दो एग्जांपल हम पहले देखेंगे और ये लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का यूज क्या है इंजीनियरिंग में खास करके ये भी जानना चाहेंगे। उसके बाद प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे क्वेश्चंस को बनाते हैं, वो चीजें हमें देखनी होंगी। तो सबसे पहले जानो कि ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है। ठीक है। तो क्या है ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है कि ये किसी एक वेरिएबल को या फंक्शन कह लो या वेरिएबल कह लो, किसी एक वेरिएबल को किसी दूसरे वेरिएबल में चेंज करता है। अब चेंज हम क्यों करते हैं? सुटेबिलिटी के लिए। जैसे मान लो मैंने कभी डबल इंटीग्रेशन वगैरह पढ़ाया होगा, तो उस टाइम में मान लो ऐसा इंटीग्रेशन दिया होगा कि dx dy डिवाइडेड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिया, और x की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी दे दिया था और y की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी दे दिया था। तो हमने कहा कि चलो बच्चों इसको सॉल्व करो। अगर इसे हम सॉल्व करेंगे तो नॉर्मली अगर हम इंटीग्रेशन की बात करें तो हम इंटीग्रेशन से इसे सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है। एक बार मैं मैसेज ग्रुप में जरा डाल दो कि आवाज सबको आ रही है कि नहीं, क्लियर हो जाएगा। तो होता क्या है कि जब इंटीग्रेशन हम करते हैं तो हम नॉर्मली इसको x के रिस्पेक्ट में और y के रिस्पेक्ट में अगर करना चाहें तो थोड़ा बहुत मुश्किल होगा। मैं नहीं कह रहा कि इंटीग्रेशन नहीं होगा, इंटीग्रेशन पॉसिबल है, लेकिन चीजें जब कॉम्प्लिकेटेड हो जाए ज्यादा ही तो वहां पर हम लोग यूज करते थे कार्टेशियन टू पोलर कोऑर्डिनेट्स। सबको याद होगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टू पोलर कोऑर्डिनेट, जिससे इंटीग्रेशन जो है वो हमारा थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता था। ठीक है। तो चीजों को आसान करने के लिए ही हम लोग ट्रांसफॉर्मेशंस को पढ़ते हैं। ठीक है। जैसे आप जानोगे कि कोई भी कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन को दूसरे फंक्शन में अगर हम चेंज करें तो चीजें थोड़ी आसान हो जाए, इंटीग्रेशन आसान हो जाए। तो ये सब चीजों के लिए हम यहाँ पर क्या यूज करते थे, इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखें तो x कैन बी राइट r cos थीटा और y को हम देते थे r sin थीटा। और इससे ये जो हमारा इंटीग्रेशन है ये कन्वर्ट हो जाता था। सबको याद होगा कि r की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाएगी, 0 से लेके इन्फिनिटी तक, और थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ चली जाएगी, 0 से लेके 2 पाई तक। ओके। तो ये इंटीग्रेशन हमारा बदल जाता था इस प्रकार से। थोड़ा सा हम रिवाइज कर ले। ठीक है, थैंक यू संगम। तब हमारी जो इंटीग्रेशन है वो कन्वर्ट हो जाता था थीटा इक्वल टू 0 से 2 पाई और आर की वैल्यू 0 से लेके इन्फिनिटी। और हम जानते हैं कि dx dy कन्वर्ट हो जाता है जैकोबियन आर डी आर डी थीटा में, और ये हमारा जो नीचे वाला है रूट अंडर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर दैट इज आर स्क्वायर। तो होता क्या है कि इंटीग्रेशन हमारा बड़ा ही सिंपल हो जाएगा, दैट विल बी
0 से 2 पाई r की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी और डी थीटा। अब चीजें इतना सिंपल हो गया, एक्चुअली में इसका आंसर तो इन्फिनिटी आ जाएगा। अगर हम r की वैल्यू थोड़ी फिक्स करते तो आंसर हमारा फाइनाइट वैल्यू होता। लेकिन होता क्या है कि इसका इंटीग्रेशन इसकी अपेक्षा में जो हमारा dx dy था उसके अपेक्षा में क्या हुआ, सिंपल हुआ। इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन का क्या फायदा है, ट्रांसफॉर्मेशन से चीजें ज्यादा से ज्यादा आसान हो जाती हैं। उसी तरह से अभी जैसे हमने थोड़े दिन पहले, आप सभी को याद होगा, इवन मिड सेमेस्टर में हमने पढ़ा था डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, सबको ध्यान में डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत मेहनत किया हम लोगों ने। आई होप इतना ज्यादा मेहनत किया कि शायद बहुत को ध्यान में भी हट गया होगा कि क्या क्या पढ़ा था। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में होता क्या था कि हम पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, फिर उसके बाद हम पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे, फिर उसके बाद में अगर हमें कोई, जैसे मान लो एक फॉर एग्जांपल एक हम देते हैं, एक एग्जांपल लिख लेते हैं, चीजों को लिखने के बाद ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो हम सवाल दे दिए d2y/dx² प्लस मान लो y दे दिया और यहाँ पर तुमको हमने दे दिया e का पावर x दे दिया। सिंपल, मेरे दिमाग में यही आया, ये लिख दिया हमने। तो अगर हम ये सवाल दे दिए और फिर उसके बाद का है कि y@0 इज इक्वल टू 1 होना चाहिए और y'@0 ये भी आपका 1 होना चाहिए। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मान लो हमसे पूछा जाए थोड़ी देर के लिए। देखो, पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन उन चीजों को जानना जरूरी है कि कैसे ये चीजें आ रही है, क्यों इसका यूज है, कहाँ पे यूज है, ये चीजें हम समझना बड़ा जरूरी है। नहीं तो अगर चीजें तो हमारी लैपलेस के बिना भी काम चल सकती थी। तो होता क्या है, नॉर्मली अगर हम बात करें तो हम क्या करते थे, इसका CF निकालते थे यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते थे, और उसके बाद हम क्या करते थे, पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालते थे। ठीक है ना। तो CF इसका सबको याद होगा, CF इसका क्या हो जाएगा, YC इक्वल टू ऑक्सिलरी इक्वेशन देखोगे तो d² प्लस 1 इक्वल टू 0 करोगे और यहाँ से d की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी, और यहाँ से हमारा आ जाएगा C1 cos x प्लस C2 sin x। अब देखिए कुछ बच्चे जो है वो अब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, तब ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं ऐसे हम देख लेते हैं, लेकिन ये काम आपको पहले करना चाहिए। ये जो चीजें हैं ये आप क्लास के पहले किया करो, बट ठीक है मैं कर देता हूँ, अगली बार से ध्यान रखना ना। सभी के सभी ज्वाइन हो चुके हैं, तो थोड़ा सा आप सीरियस रहा कीजिए क्लास के पहले। जब आपका टीचर इतना सीरियस है तो आपको तो होना ही चाहिए। ओके, अब कहाँ गया, देखो अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया ना। ओके, दैट नोट्स विल बी देयर। ओके, तो हमारे पास जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है वो हमारा क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2 sin x। और इसका अगर पार्टिकुलर इंटीग्रल की बात करें तो yp हम निकालते थे, देखो रिवीजन भी हो रहा है एक तरह से, d² प्लस 1 और e का पावर x। और हम जानते हैं कि जब हमारा राइट हैंड साइड में यानी कैपिटल X फंक्शन जब e का पावर x टाइप का हो तो x का जो कोफिशिएंट है यानी कि यहाँ पे तत्काल में 1 है, तो ये डेफिनेट अगर 0 नहीं हो तो इसको हम सॉल्व करेंगे 1/1² प्लस 1 e का पावर x, और ये क्या हो जाएगा 1/2 e का पावर x। तो फाइनल सॉल्यूशन अगर हम लिखे यानी कंप्लीट सॉल्यूशन लिखे या जनरल सॉल्यूशन लिखे तो वो हमारा क्या होगा, y इज इक्वल टू yc प्लस yp। और yc है क्या हमारा, C1 cos x प्लस C2 sin x, और yp क्या है हमारा, हाफ e का पावर x। लेकिन अब हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, जरा ध्यान देना। अब क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस गिवन है, यानी हमारी मेहनत और बढ़ रही है। और मेहनत क्या कह रही है कि y@0 इज इक्वल टू 1 एंड y'@0 इज इक्वल टू 1। तो क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी कि y जो है फिर 0 पे वैल्यू रखेंगे दोनों 1 1, और देन C1 और C2 का वैल्यू फाइंड करेंगे और देन हमारा पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकल जाएगा। अब C1 C2 जो भी हो उसकी हमें टेंशन नहीं लेनी है फिलहाल। मतलब समझने का अर्थ ये है कि लैपलेस क्या करेगा, इन सारे जो ये कंडीशन गिवन है लैपलेस डायरेक्ट ऑपरेट करेगा, ना ही हमें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी, ना ही हमें पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जरूरत पड़ेगी, और ना ही हमें वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत पड़ेगी। डायरेक्ट हम चीजों को सॉल्व कर सकते हैं, इसके मेथड्स हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो ये काम करता है लैपलेस। अभी हम इसको और देखना चाहेंगे तो होता क्या है कि लैपलेस का जो डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर आप यूज देखो, ठीक है ना, लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि PDF मैं शेयर कर दूंगा।
तो लैपलेस जो क्या करता है ना, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या करता है, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन मेनली करता क्या है कि वो कन्वर्ट करता है, इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन टू इजियर अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है, अलजेब्रिक इक्वेशंस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और इसका फायदा क्या है कि ये हम आगे चल के अगर तुम देखोगे जैसे ऑटोमोबाइल्स में या मिसाइल लॉन्चर में, वहां पे कंट्रोल सिस्टम को डिजाइन करने में काम आता है इसका। या फिर ट्रिपल ई के अगर BEE वगैरह आप पढ़ रहे होंगे तो कहीं ना कहीं अगर मिला होगा, मे भी नहीं मिला हो सकता है आगे मिलेगा आपको, कि वहां पर आप डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग में सिग्नल्स को एनालाइज करने में आपको काम आएगा। या फिर टाइम डोमेन सिग्नल्स को फ्रिक्वेंसी में बदलने में काम आता है, टाइम डोमेन सिग्नल्स को। ये सब थोड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि अब ये ऐसा नहीं है कि एग्जाम में पूछेगा ये सब चीज, लेकिन होता क्या है ना कि हम वो चीज पढ़े जिसका फायदा आगे चल के हो, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, ये सब चीजों को जानना बड़ा जरूरी है आज के दौर में। तो टाइम डोमेन सिग्नल को फ्रिक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करने में सहायता करता है आपका लैपलैस। तो होता क्या, ये आप पढ़िएगा और इवन हमसे ज्यादा अच्छे से पढ़िएगा, आप यूज आप देखिएगा, आपको मिलेगा लैपलैस का। तो हमने क्या देखा कि सबसे पहला काम क्या है कि ट्रांसफॉर्म क्या होता है, वेरिएबल टू वेरिएबल, यानी मान लो एक वेरिएबल टी नाम का है, उस वेरिएबल को हम दूसरे नाम में डाल दिए एस, जैसे यहाँ पे एक्स वाई था तो इसको हमने बदल दिया आर कॉमा थीटा में, और चीजें क्या हो गई, थोड़ी सी सिंपल हो गई। फिर हमने देखा एक एग्जाम्पल कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे दिया, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमें इनिशियल कंडीशन, इसको इनिशियल कंडीशन बोलते हैं ना, y एट 0 एट 1 एंड y डैश एट 0 इज इक्वल टू 1, यहाँ से C1 C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो इन चीजों को ना, ये जितने कॉम्प्लेक्स चीजें हैं इनको थोड़ा आसान करने में काम आता है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन। और क्या करता है, यही चीज हमने लिखा है, एक कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन को इजियर अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट करता है। कहाँ डिफरेंशिएशन हो रहा है, कहाँ अलजेब्रा है, कहाँ पावर्स है, उसमें कन्वर्ट कर रहे हैं, तो चीजें थोड़ी सी सिंपल हो रही हैं। फिर उसके बाद डबल ई के सब्जेक्ट्स में आप देखिएगा कि टाइम डोमेन सिग्नल्स को फ्रिक्वेंसी डोमेन में ये कन्वर्ट करता है। इसका एप्लीकेशन आप ज्यादा अच्छे से देखोगे तो वहां पे ज्यादा काम आएगा। तो फिलहाल हम लोग अपने टॉपिक पे फोकस करते हैं। तो देखो, अब हमारे पास है कि लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन कैसे बना है। ठीक है, तो एक एग्जांपल हम लिखते हैं। अभी देखो, अभी हम डायरेक्ट डिफिनीशन नहीं लिख रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि चीजों को ज्यादा अच्छे से समझो, एनालाइज करो, कि समझ में आए चीजें। जैसे एक एग्जांपल लिखा हमने, मान लो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी f ऑफ n x का पावर n। ठीक है, अब ध्यान देना, यहाँ पर हम फिलहाल n जो है वो वेरी कर रहा है, n इज वेरिंग या वेरिएबल, मतलब n की वैल्यू कहाँ से कहाँ जा रही है बाबू, n 0 से लेके इंफिनिटी तक रन कर रही है। और कौन कौन सी वैल्यू ले रही है, n एक बार 0 रखा, n एक बार 1 रखा, n एक बार 2 रखा, 3 रखा, और सब वैल्यूज को हम क्या किए, धीरे धीरे कर करके जोड़ते गए। तो जब हम इसको जोड़ते जाएंगे, जैसे fn में अब हम देखेंगे fn कैसे कैसे रखा जाए। जैसे केस 1 में अगर देखो, मान लो f ऑफ n, हम मान लो सपोज करो इन पार्टिकुलर केस fn बराबर 1 ले लिया हमने, तो कैपिटल एफ एक्स क्या हो जाएगा, कैपिटल एफ एक्स आपका हो जाएगा समेशन n रनिंग फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी x का पावर n। और तुम इसको अच्छे से जानते हो कि ये समेशन कैसे लिखा जाएगा, x का पावर 0, n बराबर पहले 0 रखा, ठीक है, उसके बाद x का पावर 1, फिर x का पावर 2, और फिर चीजें ऐसे धीरे धीरे बढ़ती चली गई। तो क्या हो जाएगा, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 अप टू सो ऑन। ठीक है ना। तो आप जानते हो कि इसका एक्सपेंशन हम लोग करते थे, और ये क्या होता था, 1/1 माइनस एक्स, लेकिन किस एक्स के लिए, मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए। सबका थोड़ा बहुत रटा रटाया भी होगा, और इसका प्रूफ भी आप सबने पढ़ा है, इवन हमने क्लास में कभी न कभी कराया होगा। तो अब समझो चीजों को कि हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि एफ एन बराबर 1 जो था, एफ एन बराबर स्मॉल एफ एन बराबर 1 जो था, वो कन्वर्ट हुआ कैपिटल एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस एक्स। और कब, जब मॉड एक्स लेस देन 1 हो, यानी एक फंक्शन बदल के चला गया एक्स वेरिएबल में, और कैसा बना, 1/1 माइनस एक्स में। तो हम क्या कर रहे हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं,
एक फंक्शन का वेरिएबल स्मॉल n है और दूसरे फंक्शन का वेरिएबल कैपिटल एक्स है, या स्मॉल एक्स कह लो, जो आपको ठीक लगे। तो चीजों को हम चेंज कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं? लैपलेस का डिफिनीशन कैसे बनेगा उसकी हम बात करना चाह रहे हैं। तो इसी तरह से एक एग्जांपल हम और देख सकते हैं, ठीक है। जिसको भी प्रॉब्लम अगर होगा तो आप ग्रुप में मैसेज कर देना, ज्यादा अच्छा है मेरे लिए, क्योंकि मोबाइल ओपन है मेरे सामने तो थोड़ा आसान रहेगा देखना, ठीक है। तो मान लो जैसे एक फंक्शन हमने लिया सेकंड नंबर एफ एन इक्वल टू एन। तो देखो बाबू, इसमें कैपिटल एफ एन जो होगा, कैपिटल एफ एक्स जो होगा, वो क्या होना चाहिए? अगर जो रूल हम चल रहे हैं उस हिसाब से लिखे तो एन बराबर 0 से इन्फिनिटी एफ एन और एक्स का पावर एन, ठीक है। तो यहाँ पर एफ एन एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं? स्मॉल एफ एन जो है वो हम क्या कर रहे हैं? स्मॉल एन रखेंगे, तो ये कैसा हो जाएगा? एन बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी और एन इंटू एक्स का पावर एन। अब जो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है वो, अब सॉरी, अब हम उनको ज्वाइन नहीं कर पाएंगे एक्चुअली में, क्योंकि आपका टाइम खत्म हो गया। ज्वाइन करने का टाइम पहले था ना। तो यहाँ पर कैपिटल एफ एक्स को हम लिख सकते हैं 0 इंटू एक्स का पावर 0 प्लस 1 इंटू एक्स का पावर 1 प्लस 2 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 3 इंटू एक्स का पावर 3 प्लस डॉट डॉट अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं दिस इज 1 प्लस, ध्यान से देखो, एक्स प्लस 2x प्लस 3, सॉरी 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x4 प्लस गोइंग अप टू सो ऑन। अब होता क्या है, यहाँ पर अगर इस सीरीज को तुम ध्यान से देखो, हम पूछे कि बता बाबू एफ एक्स क्या है और किस एक्स के लिए वैलिड है, ये सारी चीजें हम लोग बात करेंगे। अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर एपी और जीपी दोनों यूज हो रहा है। कैसे? जो एक्स के पावर्स हैं, एक्स के जो पावर्स हैं वो हमारे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़े जा रहे हैं, यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन याद है, जैसे पावर्स को बढ़ाते जाएं। और जो x या x के पावर n के जो कोफिशिएंट्स है, जैसे यहाँ पे कोफिशिएंट x का पावर 0 कोफिशिएंट क्या है? 1। यहाँ पर क्या है? 1। दूसरा वाला क्या है? 2। तो यहाँ पे 1 है, तो यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो 1 2 3 4, अगेन वाला 5। तो हो क्या रहा है? एपी का भी यूज हो रहा है। तो इसका हम क्या कर सकते हैं? इसका वैल्यू कैसे निकाल, यानी एपी और जीपी दोनों यूज हुआ है। तो इसके लिए एक तरीका ये होता है, इसको हम थोड़ा फिर से सुधार के लिखे, इसको लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस 4x4 एंड दिस इज गोइंग अप टू सो ऑन। हम क्या करते हैं, इसका वैल्यू एफ एक्स का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। थोड़ा सा आइडिया डेवलप करो। अगर हम दोनों साइड x से मल्टीप्लाई कर दे एफ एक्स में, तो क्या आएगा बाबू? x, तो x वाले को x के नीचे लिखते हैं x। 1 से x गुना हुआ तो x हुआ, फिर x गुना हुआ x से तो क्या बनेगा? x स्क्वायर, अगला वाला 2x क्यूब, अगला वाला 3x4 और ऐसे चलता जाएगा। अब हमारे पास दो इक्वेशन हो गए ना। दोनों को जब हम घटा दें अगर, ठीक है, अगर हम दोनों को घटा दें एक दूसरे से तो देखो क्या मिलेगा? एफ एक्स माइनस एक्स एफ एक्स। अब होगा क्या जरा देखो, 1 में से तो 0 घटा यहाँ पे, तो क्या हुआ? 1। x में से x गया तो क्या बचा? 0। अगला वाला क्या हुआ? एक्स स्क्वायर। अगला वाला क्या हुआ? एक्स का क्यूब। अगला वाला क्या हुआ? एक्स का पावर 4। अगला वाला एक्स का पावर 5। और इसका हमें पता है कि ये हमारा, अगर यहाँ से हम 1 प्लस एक्स कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर ही कॉमन ले ले, तो क्या बचेगा? 1 प्लस एक्स क्यूब, ठीक है, प्लस x4। ऐसे मतलब चलता जाएगा, चीजें हमारी बढ़ती जाएगी, 2 3 4 ऐसे बढ़ता जाएगा। और इस वाले का वैल्यू जो है वो हमारा क्या होता है? 1/1 माइनस एक्स, ये वाला वैल्यू का। और ये किसके लिए वैलिड है? मॉड x लेस देन 1। और यहाँ से इसको अगर हम लिखें, हो सकता है थोड़ा बहुत कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा होगा, मे बी पॉसिबल है, ठीक है, बट वो अवॉइड करो। एफ एक्स की वैल्यू निकालते कैसे है ये चीज देखना जरूरी है, ठीक। तो हमारे पास एफ एक्स मल्टीप्लाइड में क्या है? 1 माइनस एक्स और इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स। और ये किसके लिए? मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए ये वैलिड है, ठीक है। तो मॉड एक्स लेस देन 1 के लिए जब ये वैलिड है
यहाँ से एफ एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, एफ एक्स कैन बी रिटन एज 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर वेयर मॉड एक्स इज लेस देन 1। तो कहने का मतलब ये था, अब क्वेश्चन को समझना ध्यान से। हमारा क्वेश्चन था क्या, ओरिजिनल ओरिजिनल सवाल ये था कि अगर स्मॉल एफ एन एन हो जाए तो एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, यानी कि ये जो नया हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं फंक्शन का, तो एक्स के रूप में ये फंक्शन कैसा बदल जाएगा। तो अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा एफ ऑफ एन इक्वल टू एन बदल गया एक नए फंक्शन कैपिटल एफ एक्स में, जिसका नाम समथिंग मान लो, अभी फिलहाल ये क्या आया है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बहुत बच्चों को ये भी लग रहा है कि ये मॉड एक्स लेस देन 1 सर क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कन्वर्जेंट वो मॉड एक्स लेस देन 1 पे ही होता है। जब भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हम लेते थे तो जो कन्वर्जेंस होती है, अगर फाइनाइट वैल्यू आपको चाहिए तो आर की वैल्यू हमेशा उसकी मॉडुलस वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, तभी ये वैल्यू आएगा। ठीक है, अब आते हैं लैपलेस के लिए कि लैपलेस में क्या चाहिए। तो देखो ध्यान से, अगर एक बार और फिर से देखो कि हम जब यहाँ पे जो हम फंक्शन बना रहे हैं, यहाँ पर हम n की वैल्यू को क्या ले रहे हैं 0 1 2 3 4 5 ऐसे वैल्यूज ले रहे हैं। तो इसका मतलब इस तरह के वैल्यूज को हम कहते हैं डिस्क्रीट वैल्यूज। क्या कहते हैं, डिस्क्रीट वैल्यूज, मतलब अलग अलग वैल्यूज। n के बाद 0 हुआ, 0 के बाद 1 हुआ, 1 के बाद 2 हुआ। लेकिन अगर यही डिस्क्रीट वैल्यूज अगर कंटिन्यूअस हो जाए, यानी 0 के बाद वाला जस्ट नंबर भी आए, 0 और 1 के बीच का हर नंबर अगर हम यूज करें, तो यही समेशन जो है वो हमारा बदल जाता है। अब वो बदल जाता है तो उसी को हम समेशन के बदले इंटीग्रेशन में यूज करते हैं। और इसी को अगर हम इंटीग्रेशन में लिखें, यानी कि हम यहाँ पे लिखें कि इफ n टेक्स कंटिन्यूअस वैल्यूज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, यानी कि आप देखो तो क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी कह सकते हैं ना, है ना, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी कह सकते हैं। तो अगर ऐसा हो तो समेशन हमारा जो होगा वो चेंज हो जाएगा इंटीग्रेशन में, और कैपिटल एफ एक्स का जो डिफिनीशन बनेगा वो कैसा बनेगा, इंटीग्रेशन n बराबर 0 से लेके इन्फिनिटी, उसके बाद एफ ऑफ n, उसके बाद x का पावर n, और यहाँ पे लग जाएगा dn। देखो तो सेम चीजें हो रही है कि नहीं। हमारा जो समेशन है वो बदल गया इंटीग्रेशन में, एफ एन रह गया, एक्स का पावर एन रह गया, और डी एन लग गया, क्योंकि डी जो है वो छोटा सा वैल्यू है, तो हम वो छोटे से वैल्यू के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है ना, डी एन। ठीक, तो अब है क्या कि लैपलेस को कैसे बनाया गया, है ना, लैपलेस यहाँ से कैसे आया। तो सबसे पहली जरूरत क्या पड़ी हमें, इंटीग्रेशन की, यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो, या फिर आगे चल के आप देखोगे कि लैपलेस फंक्शंस उसी के एग्जिस्ट करते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म उसी के एग्जिस्ट करते हैं जब फंक्शन या तो कंटिन्यूअस हो या फिर पीस वाइज कंटिन्यूअस हो और एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का। हम वो सारी चीजें वो दिखेंगे धीरे धीरे। तो अब होता क्या है, अब थोड़ा सा ध्यान देना। अब डिफिनेशन क्रिएट कैसे कर रहे हैं, ये थोड़ा बुक्स वगैरह में नहीं मिलेगा एक्चुअली में, क्योंकि ये थोड़ी अलग सी चीज है, इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। तो हमने ये देखा कि जब हम समेशन एफ एन एक्स के पावर एन की बात कर रहे थे, तो यहाँ पर कन्वर्जेंस जो भी देख रहे थे, चाह रहे थे कि ये मॉड एक्स लेस देन 1 में रहे। लेकिन जब लैपलेस की बात करते हैं ना, तो हमारी जो वेरिएबल की वैल्यूज हैं, हम चाहते हैं कि वो पॉजिटिव रहे या 0 के बराबर रहे और 1 के बीच में रहे। ये लैपलेस का कुछ रूल है। ठीक है, तो होता क्या है कि जब हमारा x 0 और 1 के बीच में होगा, तो देखो, जैसे आप जानते होंगे कि कोई a नाम का नंबर है, अगर इसको हमें लिखना हो तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं e का पावर log a टू द बेस e। ठीक है, ऐसे लिखते हैं कि नहीं, ऑफ कोर्स लिखते हैं। तो वही काम करेंगे, चूंकि हमारा जो x है वो हमारा 0 से 1 के बीच में है, तो log x की वैल्यू कहाँ से कहाँ लगेगी, लग जाएगी, log x की वैल्यू हो जाएगी माइनस इन्फिनिटी से लेके 0 के बीच में, है कि नहीं। जब x 0 और 1 के बीच होगा तो log x जो है वो हमारा माइनस इन्फिनिटी और 0 के बीच में होगा, यानी कि log x जो है वो हमारा कोई निगेटिव नंबर होगा, जहां पर s क्या है, कोई पॉजिटिव नंबर है। ऐसे लिख सकते हैं ना, क्योंकि log x निगेटिव है तो log x का कोई माइनस टाइम्स इनटू सम पॉजिटिव नंबर तो लिखा जा सकता है। तो होता ये है
कि कैपिटल एफ एक्स जो हम लिख रहे हैं, कैपिटल एफ एक्स जो लिख रहे हैं वो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, n की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी लेके चले, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर fn लिखा, और x का वैल्यू क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू को अगर देखो तो ये वैल्यू हो जाएगी e का पावर -s, है कि नहीं, यहाँ से e था तो इन्वर्स करेंगे तो e का पावर -s, तो ये हो जाएगा e का पावर -s इंटू dn, और x का पावर n था तो यहाँ लग गया n, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, क्योंकि डेफिनेशन को क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा ध्यान देना। अब होता क्या है कि जब यहाँ पर s नाम का वेरिएबल आ गया तो यहाँ पर कैपिटल x की जरूरत ही नहीं है, तो इस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, नया नाम देते हैं f, कैपिटल F ऑफ स्मॉल s। और जब आप डिफिनीशन पढ़िएगा तो आपको मिलेगा कि n के बदले हम टाइम वेरिएबल को यूज करते हैं, मतलब t की वेरिएबल को यूज करते हैं, यहाँ n की यूज ना करके t का यूज किया जाए, एक्चुअली में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाता है t 0 से इन्फिनिटी और f ऑफ t e का पावर -st dt, और यही बनता है आपका लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनेशन, ठीक है। यानी अब जो हम वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं वो कहां से कहां कर रहे हैं, हम चेंज कर रहे हैं t से s की तरफ जा रहे हैं, और फंक्शन स्मॉल f से लेके कैपिटल F पे आ रहे हैं, ठीक। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेकिन घबराना नहीं है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो चीजें और अच्छे से क्लियर होते चली जाएंगे। बट यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि हमें ये जानना होगा कि एक्चुअली में लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन कर क्या रहा है, एक वेरिएबल को एक दूसरे वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहा है, पहला चीज, और दूसरा एक छोटे फंक्शन f को एक बड़े फंक्शन कैपिटल F में हम बदल रहे हैं, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चीजें हमारी आगे चल के आसान हो जाए, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सके, आंसर उसका ज्यादा आसानी से प्राप्त कर सके, ठीक है। तो अब आते हैं डिफिनीशन पे, और हमको लगता है कि इतना सबको क्लियर होगा। तो यहाँ पर डिफिनीशन हम बनाते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डिफिनीशन। इतना जो लेक्चर हमने आधा घंटा किया, इसमें हमने डिफिनीशन को क्रिएट किया, ठीक है। और ये सब काम आएगा आपको आगे चल के भविष्य में, क्योंकि टीचमेंट पे सारी चीजें रिकॉर्डेड रहेंगी, तो कभी भी आपको जरूरत होगा तो आप ये लेक्चर्स को दोबारा देख सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। तो आते हैं, आप डिफिनीशन पे लिखते हैं। और किसी को प्रॉब्लम आ रही होंगी, कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा होगा, तो मेरे हिसाब से ग्रुप में मैसेज कर दोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा व्हाट्सएप पे, अदरवाइज हम आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो डिफिनेशंस पे मुझे लगता है कि भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अगर किसी को प्रॉब्लम होगा तो वो क्लास के बाद भी हम बात कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करना कि ये जो लेक्चर्स है इसको बार बार सुनने का प्रयास करना, चीजें अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब लिखते हैं हम लोग डेफिनेशन, ठीक है। बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली में अगर नॉर्मली देखा जाए तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में डायरेक्ट आप सीधे फॉर्मूला लिखिए और क्वेश्चन बनाइए और काम खत्म, बट चीजें आ कैसे रही है, क्यों हो रही है, क्या यूज है, ये ज्यादा जरूरी है जानना। तो सबसे पहले आते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन, ठीक है। लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन या ट्रांसफॉर्म कह लो, ठीक, लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो डेफिनेशन कहता है कि गिवन अ फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ टी, सॉरी यहाँ पर हमें स्मॉल एफ ऑफ टी का यूज करना होगा, ज्यादा अच्छा रहेगा। गिवन अ फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ टी डिफाइंड फॉर ऑल t greater than equal to 0, the Laplace transform of capital F small f of t is a function, एकदम डिफिनेशन को ध्यान से देखना, is a function of a new variable। देखो यहाँ पे पहले t वेरिएबल था, अब नया वेरिएबल क्या आने वाला है, s गिवन बाई, अब जो नया फंक्शन है उसका हम नाम देंगे कैपिटल F ऑफ s, और इसको हम ऐसे भी लिखते हैं L ऑफ स्मॉल f ऑफ t,
ये एल जो है वो लैपलेस का ऑपरेटर है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर स्मॉल एफ का यूज करना है तो एल करली ब्रैकेट ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी, या फिर ये वाला जो है हमारा एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस एस टी स्मॉल एफ ऑफ टी इंटू डी टी। और इक्वेशन को मानते हैं ये 1 है। तो हम कहते हैं कि अगर कोई फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, एक नए वेरिएबल एस का एक फंक्शन होता है जो कि इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, लेकिन ये हम कहेंगे कि ये एग्जिस्ट कब करेगा, मतलब ये जो फंक्शन है हो सकता है किसी किसी फंक्शन का एग्जिस्ट ना भी करे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है, दुनिया में बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो हम लिखते हैं यहाँ पर नोट में, यहाँ पे नोट में लिख सकते हैं, नोट में हम लोग लिख सकते हैं कि द लैपलेस ट्रांसफॉर्म of small f of t is said to exist if the, अच्छा ये जो इंटीग्रल है हमने कौन सा इंटीग्रल लिखा है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो ये इम्प्रॉपर है। इफ द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, अब नाम दिया इंटीग्रल का हमने 1, इम्प्रॉपर इंटीग्रल 1 कन्वर्जेज, अब कन्वर्जेज का मतलब क्या हुआ, जो इंटीग्रेशन है उसका वैल्यू फाइनाइट आ जाए, है ना, यूनिक आ जाए, फाइनाइट हो जाए, कन्वर्जेज फॉर some value of s, otherwise it does not exist, देखो तुम्हारा नोट्स ही बन रहा है। अब काम ये करना कि कॉपी पे लिखते जरूर जाना, हर दिन का लेक्चर आपके पास अवेलेबल है हमेशा। इट डज नॉट एग्जिस्ट लिखोगे तो सीखोगे, है ना, मेरा मानना यही है। एल को हम कहते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर, इसको बोलते हैं हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑपरेटर। थोड़ा सा डिफिनेशन है, थोड़ा देर के लिए हल्का फुल्का हो सकता है, ऐसा बोरिंग हो, बट बोरिंग है नहीं, समझते चलोगे तो चीजें थोड़ी ज्यादा आसान हो जाएंगी, ठीक है। तो ध्यान देना, अब एक बार हम इसको देख लेते हैं। हाँ, तो क्या है कि एक फंक्शन आपको गिवन हो, गिवन अ फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ टी, ठीक है, एक फंक्शन गिवन हो स्मॉल एफ ऑफ टी, जिसका जो डोमेन वैल्यू है, हम कह रहे हैं ना कि डोमेन वैल्यू जो है हम लेके चलेंगे कि वो क्या हो, नॉन निगेटिव नंबर्स हो, है ना, तो उसका नाम, वो जो वेरिएबल है वो क्या है, टी है। तो लैपलेस ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल एफ ऑफ टी, यानी कि इस स्मॉल एफ ऑफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म जो है वो एक फंक्शन होगा न्यू वेरिएबल एस का, ठीक है, एक नया फंक्शन होगा। ये जो नया फंक्शन है वो क्या है, कैपिटल एफ है, इसका नाम हमने कैपिटल एफ दिया है। तो कौन से वेरिएबल का होगा, नया वेरिएबल एस का होगा, जिसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक्चुअली में इंटीग्रल इक्वेशन अगर थोड़ा पढ़ोगे भविष्य में कभी, तो इसको हम कर्नल भी बोलते थे, जैसे हम लीनियर ट्रांसफॉर्म में कर्नल लिखते हैं ना, वैसा ही कुछ ये होता है, बट अभी जाने की जरूरत नहीं है उतनी। फिलहाल ये समझ लो कि अगर किसी फंक्शन का, स्मॉल एफ फंक्शन का अगर लैपलेस निकालना है तो करना क्या है, उसको इंटीग्रेट करो उस फंक्शन को 0 से इन्फिनिटी में, वो फंक्शन लिखो, dt लिखो, और एक नया कर्नल, इसको कर्नल कहते हैं, तो इस e का पावर माइनस एस टी से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो अगर ये इंटीग्रेशन ये एग्जिस्ट किया, यानी चूंकि ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है ना, इम्प्रॉपर इंटीग्रल ऑफ, आई होप दैट ये फर्स्ट काइंड है। तो अगर ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्ट किया किसी वैल्यू के लिए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन एफ टी का, स्मॉल एफ टी का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट कर रहा है। अगर किसी वैल्यू का एग्जिस्ट नहीं किया तो छोड़ देते हैं, कह देते हैं कि उसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो आई होप कि डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। ओके ठीक है सर, नहीं हो रहा है ज्वाइन, तो ज्वाइन तो कब तब होगा ना जो आप पहले कर लिए होगे ज्वाइन, अब कैसे ज्वाइन करोगे, अब बाद में ज्वाइन करना, और उसके बाद आई थिंक रिकॉर्डिंग तुमको मिल ही जाएगा, तो उससे देख लेना, ठीक। आप लेट होइएगा तो फिर भेंट कैसे होगा। तो अगला हम देखते हैं, लैपलेस ट्रांसफॉर्म हमने देखा, लेकिन हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि ऐसे कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, किसका नहीं करता है, ये सब चीजें भी जाननी जरूरी होगी। क्या दुनिया का हर फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करा सकते हैं,
ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसको पढ़ने के लिए हम बार बार यूज करते हैं कि इंटीग्रेशन में ना एक शब्द हमेशा आता है, मे बी क्लास में भी हम यूज किए हो, दैट इज पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन। शायद हम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का लेक्चर में लास्ट क्लास में कोई कराए थे, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक्शनली कंटिन्यूअस फंक्शन, दोनों बात वही है, कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, मतलब पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, हमको अंदाजा है कि सबको पता है, बाई ग्राफ सबको पता है, बट आज चलो आज इसका डिफिनेशन भी हम लोग थोड़ा सा लिख ले, चीजों को धीरे धीरे सीखते चलेंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि मैथ्स में डिफिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो अ फंक्शन small f of t is said to be piecewise continuous in the closed interval अब इंटरवल का नाम दिया हमने a, b, if there exist finite number of, संगम जरा ये ग्रुप में अगर कोई देख रहा है तो थोड़ा सा तुम भी उसमें सपोर्ट कर दो, ठीक है, कि क्या कह रहे हैं, क्या कुछ जवाब आप दे देना। फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स t1, t2, डॉट 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 tn, डिफिनेशन है, घबराना नहीं है इससे, ठीक है, समझा देंगे बढ़िया से। इवर a इक्वल टू t1, t2, और ये सारी चीजें ना बड़ी होते जा रही हैं, ठीक है, t3 ये बड़ा हुआ, फिर t4 इससे बड़ा हो गया, और ऐसे लास्ट करते करते हम tn बराबर b तक गए, और इसको ब्रैकेट को बंद कर दिए, सच दैट, ग्राफ से सबको समझ में आएगा, सच दैट स्मॉल f ऑफ t is continuous in each of open subintervals, हम दिखाएंगे ग्राफ, इसलिए टेंशन नहीं लेना इसके लिए। ओपन सब इंटरवल्स ti +1 एंड हैज फाइनाइट राइट हैंड लिमिट, है ना, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होगा, f ऑफ ti +1 एंड फाइनाइट लेफ्ट हैंड लिमिट f ऑफ ti +1 माइनस। तो कहने का मतलब क्या होगा कि कोई फंक्शन पीस वाइज कंटिन्यूअस कब है, यदि कुछ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स आ जाएं ए और बी के बीच में, कि उस फाइनाइट, चूंकि जब फाइनाइट पॉइंट्स आएंगे तो जो इंटरवल है बड़ा वाला वो छोटे छोटे टुकड़े में इंटरवल्स में बढ़ जाएगा, जिसको हम सब इंटरवल्स बोलते हैं, और उस सब इंटरवल्स में फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस हो जाए, और जो इंड पॉइंट्स है उस पर हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करे। अब देखो मेरे पास इसका है ऑलरेडी ग्राफ, तो हम आपको दिखाते हैं, एक बार ऊपर चलते हैं, क्योंकि पहले हमने कभी लिखा था, ये सारा टॉपिक लिखा हुआ है पहले से ही, तो तुमको दिक्कत नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा में हम अलग से पढ़ा रहे हैं। वेयर इज द ग्राफ, देखो यहाँ पर पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन, देखो अब ग्राफ एक बना लिया है ना, वाई एक्सिस और एक्स वाई एक्सिस हमने नहीं लिखा है एक्चुअली में, एक्स एक्सिस से ही समझ लो, अगर मन करे तो चलो ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस कर लिया, ठीक, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा एक अच्छा दिए देते हैं ऐसे, ठीक, अब ये तुम्हारे लिए, मेरे लिए भी काम थोड़ा आसान हो गया, ये x है, मान लो ये y है, ठीक है, और ये आपका a और b से लेके क्या है, इंटरवल है, डोमेन है, तो क्या ऐसा कोई पॉइंट्स अगर बीच में आ जाए, t1, t2, ठीक है, t3, t4, t5, मान लो यहाँ पे n बराबर हम किसके लिए ले रहे हैं, 6 के लिए ले रहे हैं, ठीक है, आप कितना भी पॉइंट ला सकते हैं, तो इस इंटरवल्स को अगर हम छोटे छोटे सब इंटरवल्स में ब्रेक करें, ठीक है, ऐसे ऐसे ध्यान से देखना, है ना, तो इस छोटे छोटे सब इंटरवल्स में जब ब्रेक करे तो फंक्शन हमारा क्या हो, कंटिन्यूअस हो, ठीक है, पीस वाइज कंटिन्यूअस हो, और t2 के पहले देखें तो इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए,
और T2 के बाद से देखे तो इसका राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ये नहीं कर रहा है कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं है। पीस वाइज का मतलब क्या है कि छोटे टुकड़े में कंटिन्यूअस हो, लेकिन ओवरऑल कंटिन्यूअस नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ जैसे कहो कि T2 पे फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, T3 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, T4 पे मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, T5 पे भी फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन इनके लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट हमेशा क्या कर रहे हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो उस केस में हम कहते हैं कि फंक्शन के ये फंक्शंस क्या है, पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब ये तो चलो हमने ग्राफ से दिखा दिया कि चलो भाई ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन अगर है हमारे, तो क्या उसका कोई एग्जांपल है आपके पास? क्या ऐसा आपने कोई फंक्शन पढ़ा है जिसको हम पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस के ग्राफ में बना सकते हैं? तो मेरे पास वो एग्जांपल होगा, खुद से क्रिएट करो, जरा सोचो कि अभी तक आपने जितने भी मैथमेटिक्स से फंक्शंस पढ़े, क्या कोई ऐसा फंक्शन था जो पीस वाइज था? बहुत सारा था, लेकिन अब बात यह है कि उसको रिमाइंड करना चीजों को थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और उसका नाम है, आई होप दैट कि सबको याद होगा क्या बनाने वाले हम, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू बॉक्स एक्स, सॉरी, एफ एक्स इज इक्वल टू बॉक्स एक्स। मान लो थोड़ी देर के लिए हमने एक्स जो है वो कौन से डोमेन कहाँ से कहाँ ले रहे हैं, मान लो हम 0 से लेके 3 तक ले रहे हैं। तो आप जानते हो कि ये 0 है, ये 1 है, तो इस बीच में फंक्शन की वैल्यू ऐसी होती है। 1 से 2 के बीच में फंक्शन की वैल्यू कुछ इस प्रकार से होती है। 2 से 3 के बीच में फंक्शन की वैल्यू ये होती है। ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। तो आप देखो इसका 1 पे डिसकंटिन्यूअस है, 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, आगे बढ़ोगे तो 3 पे भी डिसकंटिन्यूअस होगा। लेकिन फंक्शन का ये जो एंड पॉइंट्स है, जो ओपन ओपन सब इंटरवल्स जो हम जो ले रहे हैं, इस पे हमारे फंक्शन के लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट कर रहे हैं। भले ही ये आपका क्या बोलते हैं, भले ही आपके ये 1 और 2 पे फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे एक सिग्नम फंक्शन होता है, अगर किसी को ध्यान में हो पीस वाइज कंटिन्यूअस में, तो एक नाम और आता था सिग्नम फंक्शन, 12th क्लास को यूज करो अगर, सिग्नम फंक्शन, ठीक है। कुछ ऐसा कुछ ग्राफ होता था, है ना, 0 पे 0 रखा और बाकी जगह 1 रखा, और इसके अंदर इधर -1 रखा, ठीक है। इसको हम ऐसे अगर लिखें तो इस तरह से लिखते थे कि x ग्रेटर देन 0 के लिए 1, x इक्वल टू 0 के लिए 0, x लेस देन 0 के लिए -1। तो ये भी एक पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है। तो ऐसे बहुत है। अच्छा हाँ, हर कंटिन्यूअस फंक्शन भी पीस वाइज कंटिन्यूअस है। ऐसा थोड़ा ना करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट, भले इक्वल हो ही नहीं, हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, तब तो कंटिन्यूअस फंक्शन हो गया। लेकिन हर पीस वाइज, ध्यान रखना, हर पीस वाइज कंटिन्यूअस नहीं होता, लेकिन हर कंटिन्यूअस पीस वाइज जरूर होता है, ठीक है। ये लाइन है, एक दो बार इसको पढ़ लेना, कोई बड़ी चीज नहीं है। तो आई होप दैट ये पीस वाइज कंटिन्यूअस फंक्शंस आपको समझ में आया होगा, ठीक। तो बहुत ज्यादा कुछ हो गया हल्का फुल्का, आई होप दैट टाइम भी अच्छा खींच लिया, पहला दिन के लिए ऐसे काफी है, बट करारा तो बहुत कुछ था, बट कोई बात नहीं है। एक और डिफिनेशन हम कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास को एंड करेंगे, और जैसे जैसे टाइम हमको मिलता जाएगा वैसे वैसे चीजें हम आगे बढ़ाते चलेंगे। तो अगर कोई किसी को कोई प्रॉब्लम हो अभी तक डिफिनेशंस में, तो आप अपने ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, हम उसमें देख के हेल्प कर देंगे। इसमें चैट ऑप्शन भी था आई थिंक, रिटर्न टू लाइव क्लास, इसमें ऑडियो ठीक है, गो टू लास्ट स्क्रीन, ये तो एआई पे आ गया। आई होप दैट कि चीजें क्लियर होंगी।
अभी तक हमने डिफिनेशन नहीं किया, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको 2 बार तुम ज़्यादा लेक्चर्स को सुनना, क्योंकि पढ़ाने के लिए ज़्यादा मेहनत होता है, पढ़ने के लिए आसान होता है। तो इसलिए हमने तैयार किया है, तो इसको थोड़ा-सा देख लेना। ये सारे नोट्स आपको मिल जाएँगे, ज़रूरी नहीं है कि लिखना है साथ में। अगर आप लिख सकते हो तो अच्छी बात है, उसकी स्पीड चाहिए आपको वैसी। लेकिन अगर नहीं हो सकता, जैसे इसके पहले हमने पहले से कुछ-कुछ लिखा हुआ था, तो ये सारी चीज़ें अब थोड़ी-सी आसान हो जाएगी, तो हमको लिखना नहीं पड़ेगा। जैसे अगला जो टॉपिक होगा ना, वो ये वाला होगा, फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है? तो यहाँ पर कुछ सुधार करना ज़रूरी था हमको। सुधार ये था कि यहाँ पर ये जो है ना, यहाँ पर हमने लिखा है, ये कैपिटल एफ टी पे काम नहीं कर रहे हैं हम लोग काम कर रहे हैं स्मॉल एफ टी पे, है ना? स्मॉल एफ टी पे, यहाँ पर भी स्मॉल एफ टी होगा, इधर भी स्मॉल एफ टी, बट ऐसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर ठीक है, आदत एक बनना चाहिए। तो जरा देखो, जैसे हमने लिखा हुआ है पहले से, थोड़ा सा समझने का प्रयास करना। आई होप कि सबको दिक्कत नहीं है, तो ध्यान से सुनो जरा। अब आते हैं फंक्शंस ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर, ठीक है? कोई फंक्शन स्मॉल एफ टी है जिसका डोमेन हम कह के चल रहे हैं कि दिस इज टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हम इसको मार्क कर लेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। आई थिंक दिस विल बी बेटर। ठीक है, कोई बात नहीं, रहने दो। तो कोई फंक्शन है एफ ऑफ टी, वो कहलाएगा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का, ठीक है? यदि हमारे पास दो पॉजिटिव कांस्टेंट्स मिल जाए, कैपिटल एम और अल्फा, और एक रियल नंबर मिल जाए टी नॉट भी जो है वो भी पॉजिटिव ही होगा। इस प्रकार से स्मॉल एफ ऑफ टी का जो हमारा मॉडुलस वैल्यू है, वो हम बाउंड कर सके m इंटू ई का पावर अल्फा टी से। अब थोड़ा सा डिफिनेशन लग रहा होगा कि ये पता नहीं क्या सर करा दिए, बट एक्चुअली में डिफिनेशन है तो करना तो है ही, बट इसको हम बहुत प्रॉपर वे में समझाएंगे कि कैसे पता करेंगे कि कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है या नहीं है, और हम क्यों पढ़ते हैं एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शन। तो हम बता दे रहे हैं तुमको पहले ही कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के फंक्शन हम इसलिए पढ़ते हैं कि आगे भी तुम देखोगे कि वैसे ही फंक्शन का ज्यादातर मतलब सबसेट कंडीशन है कि अगर कोई फंक्शन पीसवाइज कंटिन्यूअस हो और अगर कोई फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो, तो ये गारंटी है कि उस फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करेगा। उल्टा ट्रू नहीं है, लेकिन अगर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का हो, अगर वो पीसवाइज कंटिन्यूअस हो उस इंटरवल में, तो वो फंक्शन का लैपलेस ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करता है। अब उल्टा ट्रू नहीं है का मतलब क्या है कि ऐसे भी फंक्शन हो सकते हैं जिसका लैपलेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट तो करे, बट वो जरूरी नहीं है कि वो पीसवाइज कंटिन्यूअस ही हो, जरूरी नहीं है कि वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर भी हो, ठीक है? तो थोड़ा सा ध्यान से चीजों को सुनना और प्रयास करना समझने का। तो डिफिनीशन क्या है कि कोई भी स्मॉल फंक्शन एफ ऑफ टी है, वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का होगा, ठीक है? अल्फा का होगा, एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का होगा यदि एक पॉजिटिव नंबर m आ जाए और एक पॉजिटिव नंबर अल्फा आ जाए और डोमेन का टी नोट नाम का एक पॉइंट आ जाए कि जब जब हम t की वैल्यू को टी नोट से बड़ा या इक्वल करते रहे, तब तब एफ ऑफ टी की वैल्यू की मॉडुलस वैल्यू जो है वो m इंटू, यहाँ पे हम लिख रहे हैं दोबारा, एफ ऑफ टी की जो मॉडुलस वैल्यू है वो m इंटू ई का पावर अल्फा टी से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, मतलब उसको हम बाउंड कर सके, ठीक है? और इसको हम ऐसे ले सकते फॉर ऑल टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट, मतलब टी नॉट से पहले दिक्कत ही नहीं होगा। तुम देखोगे अभी आगे चल के टी नॉट के बाद ही जो दिक्कत होगा, उस दिक्कत को संभालने के लिए हमारा पास फंक्शन का एक्सपोनेंशियल ऑर्डर होना चाहिए, यानी कि एक कैपिटल एम और एक कैपिटल अल्फा नाम का पॉजिटिव कांस्टेंट नंबर आए कि उसकी मॉडुलस वैल्यू m इंटू दैट एक्सपोनेंशियल क्या हो जाए, छोटा या इक्वल हो जाए। और इसी को अगर हम दूसरे वे में लिखें, देखो ये सब काम आने वाला है ये आगे चल के, इसी को दूसरे वे में लिखे तो ई का पावर अल्फा टी हम जानते हैं अल्फा और टी कुछ भी हो जाए हमेशा पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव होगा तो इधर रिवर्स भेज सकते हैं, तो मॉड के अंदर भी ले सकते हैं। यदि इसका ई का पावर माइनस अल्फा टी इंटू एफ टी अगर हम करें और उसका मॉड ले, तो वो हमारा m से छोटा आ जाए। अब तुमको लग रहा होगा कि ये सर ये इधर ऐसा क्यों किए हैं, तो ये डिफिनीशन है बाबू। यहाँ पे जब तुम देखोगे, अगर यहाँ पर हम जब लैपलेस का डिफिनीशन बना रहे थे, तो हम यहाँ पर एक चीज लिखे थे, देखना लैपलेस का जो डिफिनीशन है यहाँ पर e का पावर माइनस एस टी है, और यही काम करने वाला है, एफ टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। इस कारण से हम लोग यहाँ पर एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के डिफिनीशन को
क्रिएट कर रहे हैं जिससे हमें चीजें थोड़ी सी आसान होंगी। तो क्या कहा गए हम लोग, ओके ओके पीछे चला गया, हाँ। तो अगर एफ ऑफ टी और ई का पावर माइनस अल्फा टी का मॉडुलस एम से छोटा हो जाए टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी नॉट के लिए, तब हम कहेंगे फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर अल्फा का है। लेकिन आपको अब ये काम नहीं करना है, ये करना होता है मैथमेटिक्स से ग्रेजुएशन वाले बच्चों को, ये टी नॉट की वैल्यू फाइंड करो। आपके लिए सबसे सुटेबल है इंजीनियरिंग बच्चों के लिए कि आप बस ये कर लो कि अगर लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई का पावर अल्फा टी इंटू एफ ऑफ टी एक फाइनाइट रियल नंबर आ गया, तो हम कह देंगे कि फंक्शन मेरा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है। ये ध्यान देना, अगर लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस अल्फा टी एफ ऑफ टी का लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी पे फाइनाइट रियल नंबर आ जाएगा, तब हम कहेंगे कि फंक्शन एफ ऑफ टी जो है मेरा ई का पावर अल्फा टी के ऑर्डर का है, जब टी टेंड्स टू इन्फिनिटी कर रहे हैं तब। तो obvious सी बात है कि इस पे क्वेश्चन होना चाहिए, क्वेश्चन नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा। तो देखो हमारे पास है क्वेश्चन, और क्वेश्चन हमारे पास है, देखो क्या है। पहला क्वेश्चन है, हमने इसको बनाया भी है पहले से, तुम्हारे लिए और भी आसान होगा और मेरे लिए भी आसान होगा, कि विच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑर्डर एज टी टेंड्स टू इन्फिनिटी। मतलब इन ऑप्शंस में से पहले से हम टिक किए हुए वैसे कौन से फंक्शंस हैं जब हम टी को टेंड टू इन्फिनिटी करते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर पे होंगे। तो पहला ऑप्शन है टी स्क्वायर, दूसरा है साइन टी, तीसरा है टी क्यूब इंटू साइन टी, चौथा है ई का पावर टी स्क्वायर, पांचवा है टी का पावर एन इंटू ई का पावर 60। तो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर के लिए हमने क्या बताया कि आपको क्या करना है, बस ये लिमिट निकालना है टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस अल्फा टी इंटू एफ टी। अगर अब अल्फा अपने मन का हिसाब से है ना, अल्फा आप कुछ भी ले सकते हो अपने हिसाब से, आप चाहो अल्फा को अल्फा ही रहने दो, बट क्वेश्चन के हिसाब से हो सकता है हम अल्फा कुछ अलग चुने भी, अभी आपको मिलेगा वैसा चीज, ठीक है। तो अगर ये लिमिट फाइनाइट हो जाए, रियल नंबर हो जाए, तो हम कहेंगे कि ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है, ठीक है। तो देखो टी स्क्वायर, अब टी स्क्वायर के लिए हमारे पास स्मॉल एफ टी क्या है, ये है टी स्क्वायर है, अल्फा पॉजिटिव है, अल्फा पॉजिटिव लेके ही चलते हैं, है ना। क्यों, देखो यहाँ पे अल्फा शुड बी पॉजिटिव कांस्टेंट, ओके। तो एफ टी ये हो गया, तो इसलिए लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी ई का पावर माइनस अल्फा टी इंटू टी स्क्वायर करेंगे, तो इसको हम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं ना, लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर बाई ई का पावर अल्फा टी। और देखो अस्पताल नियम यानी एल हॉस्पिटल रूल, अगर टी की वैल्यू इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो ऊपर इन्फिनिटी होगा, नीचे ई का पावर इन्फिनिटी होगा, अल्फा पॉजिटिव है तो ई का पावर प्लस इन्फिनिटी होगा यानी इन्फिनिटी होगा। तो यहाँ पर हम एल हॉस्पिटल रूल से इसको ब्रेक कर सकते हैं, और ब्रेक करके क्या लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, ई का पावर अल्फा टी का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में अल्फा इंटू ई का पावर अल्फा टी, अभी भी इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है। अब फिर अगेन डिफरेंशिएशन करेंगे तो ऊपर 2 और नीचे अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, अब 2 अपॉन इन्फिनिटी दैट बिकम्स 0, तो ये फाइनाइट। इसका मतलब कि टी स्क्वायर जो है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन है। आई थिंक ये क्लियर है, ठीक है। अगला चीज देख लो, अगर अगर हमारा सेकंड वाला प्रॉब्लम हो, जैसे मान लो साइन थीटा, ट्रिग्नोमेट्री जो आप पढ़े हैं साइन और कॉस में, तो अगर साइन टी की बात करें तो अल्फा पॉजिटिव ही रखा हमने, साइन टी की वैल्यू एफ ऑफ टी स्मॉल एफ टी हमारी क्या है, साइन टी है, तो ई का पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन टी की लिमिट कैसे निकालते हैं। तब यहाँ पर है क्या ना कि साइन टी को आप कुछ भी कर लो, होता क्या है कि जब आप इसको एल हॉस्पिटल रूल पे सोचोगे, थोड़ा देर सोच के भी देखो, मान लो हम इसको यहाँ पे लिखते हैं लिमिट टी टेंड्स टू इन्फिनिटी, ऊपर होता साइन टी और नीचे चला जाएगा ई का पावर अल्फा टी। तो ये अलजेब्रिक तो साइन टी नहीं है ना, डिफरेंशिएशन करते रहोगे तो या तो कॉस होगा या तो साइन होगा, या तो कॉस होगा नहीं तो साइन होगा। अब साइन की इन्फिनिटी पे वैल्यू तो एग्जिस्ट ही नहीं करती है ना, मतलब वो -1 और 1 के बीच में घूमते रहेगा, ऑसिलेट करता रहेगा। तो उस चीज को ठीक करने के लिए, सुधारने के लिए हम इनइक्वालिटी का यूज करते हैं, और इनइक्वालिटी क्या है, ये वाला हम जानते हैं कि, देखो नया पेज हम जोड़ते हैं यहाँ पे ज्यादा अच्छा रहेगा। हम जानते हैं जैसे हमारे पास फंक्शंस क्या था, क्वेश्चन क्या था कि एफ ऑफ टी इक्वल टू साइन टी, ठीक है, ये हमारे पास प्रॉब्लम है। तो ई का पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन टी और लिमिट टी टेंस टू, इसका मॉडुलस वैल्यू, तो मॉडुलस की टेंशन इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि चलो ठीक है मॉडुलस ले ही लिया। तो होता क्या है कि हम जानते हैं कि साइन टी का कुछ भी वैल्यू कर लीजिए, ये हमेशा 1 से छोटा या
इक्वल ही होता है, ठीक है। तो उसी तरह से ये वैल्यू, ये लिमिट लगा रहेगा और t टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे तो ये वैल्यू कैसा होगा, ऐसा कुछ इंटू मॉडुलस 1, 1 तो कुछ है ही नहीं, इसको हटा दो, कुछ नहीं बचा। अब ये जो लिमिट है ये वैल्यू क्या होती है बाबू, ये वैल्यू होती है 0, अल्फा इज पॉजिटिव, नीचे जाएगा तो e का पावर इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी इज अगेन 0, और ये पूरी वैल्यू चूंकि मॉड में थी इसकी वैल्यू भी 0 है, तो 0 और 0 के बीच में स्विच कर गया। इसका मतलब कि ये जो लिमिट है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस अल्फा टी इंटू साइन टी, ये क्या वैल्यू आया, 0 आया, और ये कैसा है, एक फाइनाइट रियल नंबर है, ठीक है। तो ये फाइनाइट रियल नंबर है, तो इसलिए साइन टी जो है वो भी एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का फंक्शन होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर है। अगर हम अगला एग्जांपल लें, अब तो सारे फंक्शन में दिखा रहे हैं कि भाई एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है, कुछ ऐसा भी तो दिखा है जो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं हो, तो एक एग्जांपल बनना चाहिए। क्वेश्चन में हम लिखते हैं कि टेक f ऑफ t इक्वल टू e टू द पावर t का स्क्वायर। अब ध्यान दो, अब क्वेश्चन में मजा आ रहा है। क्वेश्चन क्या, इसमें ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का है कब, व्हेन t टेंड्स टू इन्फिनिटी करे तो। अब देखो चेक करते हैं, अल्फा मान लो हमारे पास है पॉजिटिव, चलो ठीक है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, लिमिट निकालना है, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस अल्फा टी, और एफ टी क्या है हमारे पास, एफ टी को एफ टी रहने देते हैं फिलहाल, थोड़ा आराम से चलते हैं। लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस अल्फा टी, और एफ टी का वैल्यू हो जाएगा e का पावर t का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से सुधारें, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर t स्क्वायर माइनस अल्फा टी, ऐसे लिख सकते हैं। और थोड़ा सा आगे बढ़े तो लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर t कॉमन लिया तो बच जाएगा t माइनस अल्फा, ठीक है। अब होगा क्या, थोड़ा सा सोचना जरा ध्यान से, t को हम कहाँ ले जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं। अल्फा क्या है, एक फिक्स कोई रियल नंबर है, तो जब हम t को इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं तो एक स्टेज तो जरूर आएगा ना कि अल्फा को t क्या कर जाए, पार कर जाए। जब t को इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो एक रियल नंबर अल्फा है उसको पार करेगा ही, तो ये t माइनस अल्फा क्या होने लगेगा, पॉजिटिव। ये बेचारा क्या है, इन्फिनिटी, तो e का पावर ये कैसा बिहेव करेगा, इन्फिनिटी टाइप का, और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, और ये फाइनाइट वैल्यू तो नहीं है, तो इसलिए ये जो फंक्शन है वो एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है, ठीक है। इसको हम रेड से क्रॉस करते हैं कि आपको समझने में आसानी होगा कि ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं होगा, ठीक है। हाँ, अगर मन में सवाल है कि सर e का पावर टी स्क्वायर जब एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं है, क्या e का पावर t होना चाहिए। अगर मान लो हम एक एग्जांपल यहाँ पे ले, एफ टी इक्वल टू, चेक करते हैं, हमें भी नहीं पता आंसर क्या होगा, हम भी ट्राई कर रहे हैं तुम लोग के साथ ही। तो अगर हम ये एग्जांपल ले तो क्या हमारा ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का होगा, तो जरा देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर माइनस अल्फा टी इंटू e का पावर t लिख लिया, एफ टी का मतलब क्या है, t है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर, अब क्या कर सकते हैं, t कॉमन लिया तो क्या बचेगा यहाँ पर, 1 माइनस अल्फा, ओके, 1 माइनस अल्फा, यस 1 माइनस अल्फा। तो अब ध्यान देना है, क्या ऐसा अल्फा हो सकता है कि हमारा ये लिमिट फाइनाइट हो जाए। तो यहाँ पे देखते हैं केस, देखो इफ अल्फा बिकम्स 0, अगर अल्फा 0 होता तो क्या होता, लिमिट देखो तो, लिमिट t टेंड्स टू इन्फिनिटी e का पावर ओनली t बच जाता और ये वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी, तो फिर ये हमारा एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का नहीं होगा। अगला देखो, अगर 1 माइनस अल्फा पॉजिटिव हो जाए, दैट इज अल्फा इज लेस देन 1 हो जाए, तो e का पावर ये भी पॉजिटिव रहेगा, तो भी लिमिट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा।
है ना, t टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ये भी इन्फिनिटी हो रहा है। और अगर 1 माइनस अल्फा निगेटिव हो जाए, यानी अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी हो जाए, ठीक है, तो 1 से बड़ी वैल्यू पे इस लिमिट का वैल्यू, चूंकि ऊपर निगेटिव होगा, निगेटिव इन्फिनिटी होगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, e का पावर t 1 माइनस अल्फा, दिस बिकम्स 0, और देयरफॉर ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का कब होगा, जब अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, अदरवाइज ये एक्सपोनेंशियल ऑर्डर का ये भी नहीं है। तो आई होप दैट कि एक्सपोनेंशियल ऑर्डर समझ में आ गया होगा। और इस पे हम कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चन हम ऐसे दोबारा इस पे लिखा हुआ है, पुराना वाला एग्जांपल अगर देखोगे, इस क्वेश्चंस को जरा ट्राई करना, अगर आपके पास वक्त हो तो आगे का चीजें पढ़ लेना, क्योंकि हम इसको पीडीएफ पर शेयर भी करेंगे, तो आसान होगा। जैसे ये सफिशिएंट कंडीशन हो गया, ये हो गया, काम आएगा ये सब चीज। जैसे चौथा पांचवा एग्जाम्पल्स है। तो आज के क्लास के लिए हमको लगता है ये काफी है, 1 घंटा हो भी गया है, और धीरे धीरे उम्मीद है कि ये मेरा ऑनलाइन, बहुत दिनों बाद मैंने ऑनलाइन पढ़ाया है, आई होप कि इसका अच्छा फीडबैक ही रहे। तो थैंक यू, क्लास को एंजॉय करो और पढ़ाई करो अच्छे से। okay. ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ना, रिवाइज करना, बाकी कोई प्रॉब्लम होगा तो ग्रुप में पूछ लेना।